चलिए आज इतिहास के एक ऐसे साम्राज्य की बात करते हैं जिसका असर आज भी हमारी दुनिया पर महसूस किया जा सकता है, रोमन साम्राज्य। सोचने वाली बात है ना, कि इतने बड़े और अलग-अलग तरह के लोगों से भरे साम्राज्य को सदियों तक कैसे चलाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इतिहास में एक साम्राज्य था जिसके पास इसका जवाब था, और वो भी लगभग 1000 साल तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोमन साम्राज्य की। भूमध्य सागर के चारों ओर फैला ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया थी। जरा अंदाजा लगाइए, स्कॉटलैंड से लेकर इराक तक, जर्मनी से लेकर मिस्र तक, सब कुछ एक ही झंडे के नीचे। इतने बड़े पैमाने की तो आज कल्पना करना भी मुश्किल है। दूसरी सदी में जब ये साम्राज्य अपने चरम पर था, तब करीब 6 करोड़ लोग रोमन शासन के तहत रहते थे। उस जमाने के हिसाब से ये दुनिया की आबादी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा था। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी मशीनरी आखिर चलती कैसे थी, इसका राज क्या था? असल में सत्ता का पूरा खेल 3 बड़े खिलाड़ियों के बीच टिका हुआ था। सम्राट, सीनेट और सेना, ये थे वो 3 मजबूत खंभे जिन पर रोमन साम्राज्य की पूरी इमारत खड़ी थी। पर ये तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ शांति से नहीं रहते थे। इनके बीच की जो खींचतान थी, वही अक्सर साम्राज्य की किस्मत तय करती थी। सबसे ऊपर जाहिर है सम्राट था। ऑगस्टस ने एक सिस्टम बनाया था जिसे प्रिंसिपेट कहते थे। इसके तहत सम्राट ही सत्ता का केंद्र था। कहने को तो वो सिर्फ पहला नागरिक था, पर असल में उसकी हर बात कानून थी। ये तस्वीर देखिए, ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है, ये ताकत का एक ऐसा प्रतीक था जो हर हाथ से गुजरता था। एक तरह से ये सबको याद दिलाता था कि सम्राट की नजर हर जगह है, हर लेन देन पर। इसके बाद आती थी सीनेट। ये संस्था एक तरह से पुराने रोमन गणराज्य की याद थी, जिसमें रोम के सबसे अमीर और ऊंचे खानदान के लोग शामिल थे। देखिए, सम्राटों को हमेशा सीनेट के साथ एक नाजुक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता था। जो सम्राट सीनेट की इज्जत करते थे, इतिहास में उनका नाम अच्छे शासकों में लिखा गया, और जिन्होंने नहीं की, उन्हें अत्याचारी कहा गया। और अब आते हैं इस पावर ट्रायंगल के तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, सेना। चौथी सदी आते आते रोमन सेना में सैनिकों की संख्या 6 लाख तक पहुंच गई थी। ये पूरे साम्राज्य में सबसे बड़ी और सबसे ऑर्गेनाइज्ड ताकत थी, और सेना को अपनी इस ताकत का पूरा अंदाजा था। ये कोई ऐसी वैसी सेना नहीं थी, ये एक प्रोफेशनल फोर्स थी। मतलब सैनिकों को बाकायदा तनख्वाह मिलती थी, वो फुल टाइम सोल्जर थे, और उनकी वफादारी अक्सर अपने सेनापतियों के लिए होती थी। इसी वजह से उनके पास सम्राटों को बनाने और हटाने की जबरदस्त ताकत थी। लेकिन एक मिनट, सम्राट और सेना तो हर जगह मौजूद नहीं हो सकते थे ना, तो फिर इतने बड़े इलाके पर रोजमर्रा का कंट्रोल कैसे रखा जाता था? इसका जवाब छिपा है शहरों में। कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, ये बड़े बड़े शहर ही साम्राज्य की लाइफलाइन थे। इन्हीं शहरों के जरिए सरकार दूर दराज के गांवों से टैक्स वसूलती थी, जहां से साम्राज्य की ज्यादातर दौलत आती थी। और ये तस्वीर हमें दिखाती है कि रोम की ताकत सिर्फ तलवार में नहीं थी, ये इंजीनियरिंग, कानून और एडमिनिस्ट्रेशन की भी ताकत थी। ये जो विशाल एक्वाडक्ट्स हैं जो शहरों तक पानी पहुंचाते थे, ये उसी ताकत का जीता जागता सबूत हैं। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। तीसरी सदी तक आते आते साम्राज्य के अंदर ही लड़ाइयां और बाहर से हमले, इन सब ने इसकी नींव को हिलाकर रख दिया। तो चौथी सदी में साम्राज्य को चलाने में आसानी हो, इसके लिए इसे पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांट दिया गया। इसी समय सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपना लिया, जिसने साम्राज्य का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। 5वीं सदी में गोथ और वैंडल जैसे कबीलों ने इतने जबरदस्त हमले किए कि पश्चिमी साम्राज्य पूरी तरह से टूट गया, और यहां से दोनों हिस्सों की किस्मत बिल्कुल अलग हो गई। पश्चिम का साम्राज्य तो बिखर गया, छोटे छोटे राज्यों में टूट गया, लेकिन पूर्व का हिस्सा, जिसे हम आज बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से जानते हैं, वो अगले 1000 साल तक फलता फूलता रहा। हम अक्सर रोम के पतन या फॉल की बात सुनते हैं, लेकिन क्या यह सच में एक अंत था या फिर एक बदलाव? चलिए देखते हैं कि कैसे रोम की विरासत खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका रूप बदल गया। जब भी रोम का ख्याल आता है तो मन में अक्सर ऐसे ही खंडहरों की तस्वीर बनती है, लेकिन रोम की असली विरासत इन पत्थरों में नहीं, बल्कि उसके विचारों में जिंदा है। देखिए, रोम के बाद जो सल्तनतें आईं, उन्होंने रोम की ही नकल की।
उन्होंने रोमन कानून, रोमन इंजीनियरिंग, यहां तक कि धर्म को भी अपने हिसाब से ढाल लिया। अरब खलीफाओं ने रोम के सबसे अमीर पूर्वी प्रांतों को जीता और दमिश्क जैसे शहरों में अपनी शानदार मस्जिदें बनवाईं, जिन पर रोमन आर्किटेक्चर का साफ असर दिखता है। और रोम का जो आइडिया था, एक अकेला, एक जुड़ा हुआ सभ्य साम्राज्य, वो यूरोप के दिमाग में घर कर गया। इसी आइडिया ने सदियों बाद शार्लेमेन के होली रोमन एम्पायर को जन्म दिया। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। रोमन सेनाएं चली गईं, सम्राट खत्म हो गए, लेकिन रोम का आइडिया, उसके कानून, उसकी भाषा, उसका आर्किटेक्चर और एक यूनाइटेड दुनिया की सोच आज भी हमारी दुनिया को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रही है। तो सवाल ये है कि क्या कोई साम्राज्य सच में कभी मरता है या वो बस अपना रूप बदल लेता है?